दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री में कार्बनिक यौग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जो कार्बनिक अभिक्रियाओं में कैसे क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है सह संयोजक बंध का विदलन, यानी फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटता है, टूटने के बाद कैसे क्या रिएक्शन होता है, आगे ये देखते हैं। जो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है, होमिलिटिक विदलन या फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। पहला है होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस इसको कहते हैं। यदि सहसंयोजक बंध, अब देखिए इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि ये इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉनों का जो है इंटरचेंज होता है, उसके बाद बीच में बॉन्डिंग होती है, मतलब साझेदारी होती है। जैसे 10 रुपया वो 10 रुपया आप, ऐसे करके। तो एक इलेक्ट्रॉन वो दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन वो, ताकि दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। तो यदि जो है सहसंयोजक बंध ए या बी, ठीक है, या इस तरीके का अगर ऐसा है तो भी, के टूटने पर साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है ए और बी खंडों के मध्य बराबर बराबर विभाजित हो जाए, तो इसे होमोलिटिक विदलन या होमोलिसिस कहते हैं। होमो मतलब सेम सेम इक्वल होता ही है। तो यह देखिए यहाँ दिखाया गया है। होमोलिटिक विदलन में क्या होता है कि मुक्त मूलक जो है ये मुक्त हो जाते हैं, मतलब जो कंपाउंड था इनका जो अगर होमोलिटिक विदलन हुआ यानी फिजन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी के इलेक्ट्रॉन बी के पास, यही है होमोलिटिक विदलन यानी फिजन। सहसंयोजक बंध में के होमोलिटिक विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। जब इसमें होमोलिसिस होता है तो कंपाउंड से होमो जो है मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल इसको कहते हैं। आइए देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह हो सकता है। जैसे यहाँ जो है एक अगर H होता तो H मूलक हो जाता, और CH3 अगर है तो CH3 वो जो है परमाणु का समूह हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें परमाणु समूह जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, जैसे ऊपर देखा गया है। जैसे यहाँ CH3 में 4 इसकी वैलेंसी होती हैं, तो 3 वैलेंसियाँ फिल्ड हैं बाई हाइड्रोजन, और एक जो है खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये हमारा मुक्त मूलक कौन सा, तो ये हो जाएगा मेथिल मूलक, ये हो जाएगा एथिल मूलक, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल, ठीक, और ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल मूलक हो जाएगा। अब इनका जो स्थायित्व होता है इसका कम होता है, इसका फिर सेकंड वाले का एथिल वाले का ज़्यादा होता है, फिर आइसोप्रोपिल का ज़्यादा होता है, फिर सबसे ज़्यादा जो होता है वो टर्सरी ब्यूटिल मूलक का होता है स्थायित्व सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे इसमें CH3 का संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ये इनके स्थायित्व बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हेट्रोलिटिक विदलन या होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, सॉरी, हेट्रोलिसिस। इसमें हेट्रोस में मतलब होता है विभिन्न, भिन्न भिन्न, इक्वल ना हो, समान ना हो। यदि सहसंयोजक बंध के टूटने पर साझे का इलेक्ट्रॉन खंड ए अथवा खंड बी, यानी पहले जो समूह होगा उसके पास चला जाए या ही दूसरे वाले के पास चला जाए, तो इसको हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। ये देखिए बनाया गया है। तो हेट्रोलिटिक जब फिजन होता है तो यहाँ जो है बनता है पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। जहाँ जब इसका पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये निगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। अब देखिए नीचे, या तो ये हो सकता है या तो नीचे वाला भी हो सकता है, सही है। आगे चलते हैं। फिर कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोधनायन का ही नाम है कार्बोनियम आयन, जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है तथा धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोधनायन का स्थायित्व धनावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह दैट इज CH3, ठीक है, एल्किल समूह के संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि धनावेश जो है का विसर्जन होता है, ठीक है। अब देखिए मेथिल में भी सबसे कमजोर मेथिल होता है,
अब उसके बाद एथिल, फर्स्ट डिग्री एथिल हो जाएगा, फिर सेकंड डिग्री जो है आइसोप्रोपिल हो जाएगा, थर्ड डिग्री टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा, स्थायित्व तो जिसका होगा, ये टर्शरी होगा। आगे चलते हैं। समान अणुभार के कार्बोधनायन का स्थायित्व धनावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ उसका बढ़ता है स्थायित्व। जैसे जैसे अब सबका अगर अणुभार समान हो जाए, अब ये देखिए सारे के अणुभार समान है, तो उनका सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा जो इस फॉर्म में रहेंगे, मतलब टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में। यानी एन जो है एन ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, फिर सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन और टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। तो ये सबसे ज़्यादा जो है स्थायित्व इसका रहेगा। आगे चलते हैं। कार्ब ऋणायन या कार्बेनी आयन, इसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है तथा ऋणावेशित कार्बन के पास एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, यानी लोन पेयर टाइप का। देखिए यहाँ हो जाएगा, तो इसमें निगेटिव चार्ज आएंगे। तो ऐसे करके जैसे मेथेनाइड आयन, फिर एथेनाइड आयन, ये है एथिनाइड आयन, फिर ये इथिनाइड आयन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले, मतलब प्रेम करने वाले, यानी खींचने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहक, तो ये होते हैं RX यानी एल्किल हैलाइड। फिर RCOX, ये हो जाएगा हमारा क्या नाम है, हैलोजन एसीटेट में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये एल्डिहाइड हो जाएगा RCHO। फिर जो है ये आ जाएगा एस्टर में ये RCOR। फिर आगे चलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक पूछ लेगा कौन कौन से हैं इसमें, तो ऐसा होता है इसमें। आइए देखते हैं। H2O, ये कामा, ROH और ROR, ये जो हैं दुर्बल नाभिक स्नेही होते हैं। H2O, ROH और ROR ये दुर्बल होते हैं। फिर RS माइनस, फिर I माइनस, BR माइनस और CN माइनस, ये सब प्रबल होते हैं। और OH माइनस, CH3O माइनस और C2H5O माइनस अति प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं। ये जो है OH माइनस, CH3O माइनस और C2H5O माइनस, ये सब जो हैं ये प्रबल स्थायी होते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं। ये तो प्रबल होते हैं ये RS वाले जो है। और आगे R3N डबल इलेक्ट्रॉन, फिर ये टर्सरी में हो जाएगा R2NH, फिर RNH2, ये प्रबल नाभिक स्नेही हैं। आगे चलते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन युग्मों सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह की ओर विस्थापन इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव हो जाता है। अगर किसी भी श्रृंखला में अगर कोई अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या तत्व जुड़ा है या समूह जुड़ा है, तो उधर सिग्मा बांडों का विस्थापन, ठीक है, विस्थापन ही जो है प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। डबल बॉन्ड है उनका। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, किसी पर कार्बनिक अणु में युग्म व त्रिकबंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं A और B में से किसी भी एक परमाणु पर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी रूप से स्थानांतरण ही इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। जैसे अभी पीछे हो रहा था, हेट्रो में इधर उधर हो जा रहा था ना, तो वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का। आगे चलते हैं। अतिसंयुग्मन यानी हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन देखिए, कार्बोधनायन या मूलक का निकटवर्ती सिग्मा बंध के साथ
अतिव्यापन, ओवरलैपिंग द्वारा स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन अति संयुग्मन कहलाता है। अब देखिए यहाँ जो है ये जब इससे जो है कर लेता है यहाँ, और ये सब जो है हाइपर कॉन्जुगेशन कराता है, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे चलते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं व उनकी क्रियाविधि। अब देखिए पहला है प्रतिस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहला है मीथेन। जब मीथेन जो हैलोजन के साथ क्रिया कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जो है ये विभिन्न चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। तो सबसे पहले हम जो है मिथिल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा, फिर यही टूटते टूटते आकर के लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा ये हमारा क्योंकि विस्थापन करता रहता है और धीरे जब तक हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो अभिक्रिया चलती रहेगी। ये एक चरण में होने वाली अभिक्रिया नहीं है, और ये जो है रिवर्सिबल भी नहीं है, उत्क्रमणीय भी नहीं है, अनुत्क्रमणीय है। आगे चलते हैं बेंजीन। बेंजीन का जब क्लोरीनेशन कराते हैं फेरस की प्रेजेंस में, तो ये इसका विस्थापन होता है यहाँ क्लोरीन के बेंजीन के ऊपर, तो ये बनाता है HCl। अब आते हैं जब नाइट्रीकरण होता है तो आता है ये यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसनट्रेट। सल्फोनेशन में जब H2SO4 का बेंजीन के साथ क्रिया कराई जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बन जाता है बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ हो जाएगा H2O। फिर आगे चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। मेथिल क्लोराइड जो है जब उसका बेस के साथ कराते हैं NaOH के साथ, तो ये बनाता है अल्कोहल और साल्ट बनाता है। और यही जब KCN के साथ कराते हैं तो भी ये साल्ट बनाता है, नहीं साल्ट नहीं, ये भी जो है साइनाइड बनाएगा और जो है ये KCl बनाएगा साल्ट। आगे चलते हैं क्रियाविधि मैकेनिज्म पे। नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें आक्रमणकारी जो है वो अभिकर्मक नाभिक स्नेही जैसे OH- और CN- होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन में जो आक्रमणकारी होते हैं वो OH और CN- होते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं होती है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसमें 2 टाइप का होता है, एक SN1 रिएक्शन होता है, एक SN2 रिएक्शन होता है। SN1 को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। तो पहला देखते हैं एक आणुक क्रियाविधि। यहाँ देखिए टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, उसको NaOH के साथ क्रिया कराया जाए तो ये हमारा जो है नाभिक स्नेही है प्रबल, ठीक है। वो जब रिएक्शन करता है तो जा करके इसको हटा करके स्थापन करके ये OH यहाँ अल्कोहल बना लेता है और जो है साल्ट बन जाता है। जो अभी पीछे रिएक्शन है वो इसी के तरीके हैं। अब इसमें देख रहे हैं सबसे पहले ये जो बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा इधर हो जाएगा, मतलब साझा क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जो है ये OH यहाँ से टूटेगा तो इसके पास माइनस है चार्ज, तो ये जा कर के रिएक्ट करेगा, ये तीव्र होगी। तो इसलिए जो है क्योंकि ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही जैसे तुरंत पाएगा नाभिक को खाली, तुरंत वो जा कर के जुड़ जाता है, इसलिए ये रिएक्शन टूटने में टाइम लगता है। तो आगे चलते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 में प्रथम पद में कार्बन धनायन बनता है जो नाभिक स्नेही से सामने से या पीछे से अभिक्रिया कर सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है। फिर किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक के असममित कार्बन परमाणु से जुड़ी हैलोजन का -OH यानी -OH समूह द्वारा विस्थापन SN1 अभिक्रिया पर होने पर प्रायः ध्रुवण घूर्णक रश्मिक रूप से बनता है, ध्रुवण अघूर्णक रश्मिक रूप बनता है, ये रश्मिक फॉर्म बनता है। आगे चलते हैं SN1 में, वो भी
ध्रुवण आघूर्णक। फिर आगे चलते हैं, द्विअणुक क्रिया विधि, SN2 अभिक्रिया। नाभिक स्नेही देखिए यहाँ रखा है OH, अब यहाँ सब्सट्रैक्ट है CH3Cl। ये अभिक्रिया मंद होगी क्योंकि ये संक्रमण अवस्था में रहेंगे, एक छोड़ेगा तो एक आएगा, तो जो है इधर फिर आ जाएगा करके ये HCl हट जाएगा, Cl हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH, ये जाकर के जुड़ जाएगा। SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर पीछे की ओर आक्रमण करते हैं। अब ये पीछे की ओर से कर देंगे, इस साइड से, और जैसे ही हैलोजन परमाणु विस्थापित होता है, आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है। तुरंत ये जो है विन्यास देखिए यहाँ उलट गया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए यहाँ OH और N2 जब H2SO4 के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये तीव्र होती है। ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी आगे और पीछे दोनों चलती है। तो यहाँ जो है HSO4 माइनस और H2O प्लस 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 जो है डैश में NO2 रिएक्शन करके बना है। फिर अब ये जो है फिर रिएक्शन किया तो मंद गति से, क्योंकि ये टूटना है। NO2 जो है वो टूट करके अलग होगा, तो यहाँ H2 बना लेगा और यहाँ NO2 प्लस बनाएगा। फिर जब बेंजीन से क्रिया हो जाएगी तो यहाँ इसका जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ टूट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यही ये जो है नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तुरंत जा कर के यहाँ आकर के जुड़ जाएंगे। यहाँ माइनस में है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ जो है ये आ जाएगा का यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ जो है अब ये अपनी जो है रेजोनेंस जो इसका सिस्टम है, इससे फिर रेजोनेंस उत्पन्न होगा। फिर जा कर के ये H2SO4 से HSO4 माइनस से रिएक्शन करके यहाँ एक H जो है इसके साथ ऐड कर देगा और जो है अपना स्थायी हो जाएगा। अब यहाँ बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड। आगे चलते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए Cl2 को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं तो पहले हम रेडिकल में आता है, फिर रेडिकल जा कर के मीथेन से जुड़ता है, मीथेन से फिर मेथिल HCl बन करके मेथिल मूलक बन जाएगा। फिर मेथिल मूलक फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है सॉरी क्लोराइड से होता है, तब जा कर के मेथिल क्लोराइड बन जाता है। फिर ये Cl निकल जाता है, फिर Cl अगले Cl से करता है तो फिर Cl2 बनता है। फिर जो है दूसरा जो Cl होगा वो जो है आकर के इधर CH3Cl बना देगा। आगे चलें, संकलन अभिक्रियाएं या योग अभिक्रियाएं। अभिक्रिया में युग्म बंध या पाई बंध का टूटना और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। ये देखिए एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है। जब HBr जब उस पर अटैक करता है तो ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं, और दोनों बॉन्ड टूटने के साथ साथ यहाँ जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आता है, और जिससे जो है जब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और ये भी जो है मूलक में बनते हैं, फिर जो है आकर के अपनी अपनी जगह ले लेंगे, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों आकर के जुड़ जाएंगे। असममित इलेक्ट्रॉनों में अभिकर्मक का योग मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। असममित एसिमेट्रिक जो है एल्कीन होते हैं वो अभिकर्मक का योग मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है, सिर्फ इसमें एसिमेट्रिक है। फिर आगे चलते हैं, ये एसिमेट्रिक ही है, इनका जो है मार्कोनी काफ नियम से होता है। फिर मार्कोनी काफ नियम के अनुसार असममित इलेक्ट्रॉनों में हाइड्रोजन हैलाइड अणु HX का हाइड्रोजन परमाणु गुणित बंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है तो वहीं जुड़ेगा। फिर आगे चलते हैं क्रियाविधि पर।
इलेक्ट्रॉन स्नेही संकलन अभिक्रियाएं। पहला है एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइड से संकलन। अब देखिए एल्कीन है, एल्कीन में HBr ऐड किया जाएगा तो मंद अभिक्रिया होगी। यहाँ देखिए फॉर्मेशन टूटा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो है यहाँ नेगेटिव ब्रोमीन टूटा तो ये जा करके रिएक्ट करेगा इधर, तो BrCH2CH3 बनाएगा, और एक जो है CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। फिर आगे चलते हैं एल्काइनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया। ये हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जब रिएक्शन करेगा HBr के साथ तो ये भी मंद होगी, और यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा। फिर बॉन्ड टूटने के बाद एक तरफ पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर H जाके जुड़ जाएगा पहले से ही, तो जो है आकर के रिएक्शन कर लेगा Br से। फिर आगे चलते हैं एल्कीन की हैलोजन से। CH2 Br से अगर सिर्फ हैलोजन से कराते हैं तो ये जो है साइक्लोटाइप का बनाएगा। यहाँ जा कर के पहले दोनों जुड़ेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हटने के बाद यहाँ फिर आ जाएगा दोनों बॉन्ड से अलग अलग जुड़ जाएंगे, Br एंड Br। फिर नाभिक स्नेही में NC ये ट्रिपल बॉन्ड में होता है। फिर ये अटैक जब करता है इसके साथ, क्या नाम है, CH3CO CH3 के साथ, तो ये रिएक्शन मंद होता है। जब ये आकर के पीछे से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3 C CH3OH और CN। ये जो है आकर के यहाँ अटैक करता हुआ ये बना करके अटैक कर देगा, अटैक करके बना देगा। फिर आगे चलते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रियाएं योग अभिक्रियाओं की विपरीत होती हैं। जब भी जो भी विलोपन अभिक्रियाएं होना है वो जस्ट अपोजिट जो है योग अभिक्रियाओं के। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ देखिए टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है, फिर उसको डाइल्यूट जो है H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री तक गर्म करते हैं तो बनता है आइसोब्यूटेनिल, यानी 2-मेथिल प्रोपीन इसका IPAC नेम है, और H2O बनता है। आगे चलते हैं एल्कोहल का अम्ल उत्प्रेरित एल्कीन में निर्जलीकरण जैत्सैव नियम कहलाता है। एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित एल्कीन में निर्जलीकरण जैत्सैव नियम कहलाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैत्सैव नियम में एल्कोहलों के अम्ल, एल्कोहल का अम्ल है उत्प्रेरित निर्जलीकरण। अब ये जो है अम्ल से प्रेरित कराया जा रहा है ना, H2SO4 अम्ल है और उससे निर्जलीकरण जब कराया जा रहा है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन बनती है। ये एल्कीन बनी है जो सबसे अधिक स्थायी होती है, ये अधिक स्थायी भी होती है, टर्शरी सेकेंडरी में है। जिस एल्कीन में युग्म बंध सबसे अधिक प्रतिस्थापित होता है वह एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होती है, इसलिए ये अधिक स्थायी होगी। तृतीय व द्वितीयक एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण, ये E1 क्रियाविधि एक आणुक। पहला है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का प्रोटॉनीकरण। सबसे पहले इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये देखिए टूटा है, अटैक हुआ H2O के साथ, तो इसमें यहाँ फॉर्मेशन हुआ है जब ये रिएक्शन हुआ देखिए यहाँ जो है एक H जो है इसका अटैक कर दिया है, और यहाँ H3+ था, H3O2 था, H3O था और पॉजिटिव चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ गया। फिर सेकंड पे टर्शरी ब्यूटिल ऑक्सोनियम आयन का वियोजन। अब इस जो वियोजन हुआ तो ये देखिए बना ऐसे अब ये जब यहाँ से टूट करके इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ हमारा H2O बन गया और जो है टर्शरी ब्यूटिल कार्बोथेनायन आ गया। फिर जब
कार्बोधनायन से H2O मिल करके, हाँ, विप्रोटॉनीकरण आया, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो H2O था, CH3 यहाँ अटैक करके यहाँ जुड़ा इस साइड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ही क्योंकि ये निकल गए, तो पॉजिटिव चार्ज भैया दे करके चले गए। यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये जो है ये यहाँ से अटैक करेंगे, एक H निकल करके यहाँ बॉन्डेशन इधर फॉर्मेशन हो जाएगा बॉन्ड का, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजोनियम है जो है आयन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा आइसो ब्यूटिल 2 मेथिल प्रोपीन। आइसो ब्यूटिल जो है साधारण नाम है, और 2 मेथिल ब्यूटिल प्रोपीन जो है इसका IUPAC नेम है। फिर प्राथमिक एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। तो एल्कोहलों का जब अम्ल के साथ निर्जलीकरण किया जाता है तो बनता है वो एथिलीन या एल्कीन बनेगा और जल निकासी करेगा, क्योंकि निर्जलीकरण मतलब जल का निकासीकरण। अब इसमें एथिल अल्कोहल का पहले प्रोटॉनीकरण करेंगे। अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक टाइप का अम्ल है, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करता है तो जा करके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ एथिल ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। एथिल ऑक्सोनियम आयन के बनने के बाद जो है H2O निकल जाता है, फिर एथिल ऑक्सोनियम आयन का वियोजन होता है और प्रोटॉनीकरण फिर से होता है। अब H2O जो ये था यहाँ फिर जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा यहाँ फॉर्मेशन हट करके ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो है इधर H2O अलग से हट जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ ऑक्सोनियम आयन बना करके ये फिर ऐसे पड़ा रहेगा। सॉरी, कहाँ चले गए, हाँ, यहाँ जो है H2O ऐसे करेगा, फिर जो है एथिल ऑक्सोनियम आयन का वियोजन और प्रोटॉनीकरण होगा, तो फिर इसमें जो है यहाँ जल का जो है और यहाँ एथिल ऑक्सोनियम आयन है, फिर ये रिएक्शन करेगा तो H2O इससे ऐड करके हाइड्रोजोनियम आयन जो है इससे ऐड कर लेगा लास्ट में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये फॉर्मेशन इसका हट जाएगा, यहाँ से ये वाला यहाँ से हट जाएगा, तो ये H2O इधर आ जाएगा, ये वाला। फिर एल्किल हैलाइड का वी हाइड्रोहेलोजिनेशन, CH3CH अब जो है ये एथेनॉलिक है, यानी KOH एथेनॉलिक है, ये जब रिएक्शन करता है तो ये प्रोपिलीन बनाता है, H2O और KBr भी बनाता है साथ में। फिर देखिए, ये रिएक्शन इसका ऐसा हुआ है कि जब जो है ये एथेनॉक्साइड आयन जो है वो लुई क्षार इसको कहते हैं, जब Br हट जाता है तो माइनस चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा, निकल करके ये जो आ करके एथिल ब्रोमाइड, हाँ, ये एथिल ब्रोमाइड था। एथिल ब्रोमाइड का जो है, सॉरी, एथिल ब्रोमाइड का जो ये पॉजिटिव ब्रोमीन है, नहीं पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ब्रोमीन था, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ करके चला जाएगा, फिर यहाँ रिएक्ट कर देगा इसमें आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड में। सॉरी कहाँ से आ गया, हाँ, ये एथेनॉलिक जो रहेगा, एथेनॉक्साइड आयन जो है लुई क्षार के प्रेजेंस में काम हो रहा है, तो यहाँ जो है ये फॉर्मेशन होगा, इस बॉन्ड का ट्रांसफर जो है इधर होगा, और जो है H जो है हट करके इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो है यहाँ जा करके ये हो जाएगा, और ये H जो है इसका फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा और बन जाएगा प्रोपिलीन, और यहाँ C2H5OH, यहाँ क्योंकि यहाँ लुईस क्षार है तो इसके पास भी माइनस है, तो यहाँ जब निकलेगा H
तो ये जा करके इसके साथ ऐड होकर के ये बना लेगा, और इसके पास जो है माइनस चार्ज होगा ही, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अलग से निकल जाएगा। फिर आगे चलते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट एंड और समावैवीकरण अभिक्रियाएं, आइसोमेरिजेशन। अब CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C और H2, इसको जब गर्म किया जाता है यानी 3,3 मेथिल डाई मेथिल 1 ब्यूटीन, इसको जब गर्म किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H आयन, H प्लस आयन, तो बनता है 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन 2, ये बनता है 2,3 मेथिल डाई मेथिल 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, तो 2,3 हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा और 2 ब्यूटीन, 2 पे बॉन्ड लगा है सेकंड, तो हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल 2 ब्यूटीन। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। कार्बनिक अणु के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और H को त्यागना कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ एल्डिहाइड है Na2Cr2O7 H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ इसके और हाइड्रोजन यानी नवजात यानी न्यू बेबी हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है तो ये बनता है एसीटेट, और जब अल्कोहल को कराते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। आगे चलते हैं अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन देखिए हो रहा है, यहाँ है एसिटिलीन, इसका जब इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार अभिकर्मक इससे कराते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है एथिलीन। जब एसिटिलीन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं लिंडलार अभिकर्मक के द्वारा तो बनता है एथिलीन। आगे चलते हैं परमाणु का फॉर्मल आवेश। मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकाला जाए कैसे, फॉर्मल इलेक्ट्रॉन का आवेश ऐसे, मुक्त परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है वो, या आवर्त सारणी में तत्व की वर्ग संख्या माइनस बंधों की संख्या एवं अनाबंधी की संख्या। तो ये भी बता सकते हैं क्योंकि तत्व के जो वर्ग संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी विद्युत उदासीन अणु में उपस्थित परमाणुओं के फॉर्मल आवेशों का योग शून्य होता है। किसी विद्युत उदासीन अणु में उपस्थित परमाणुओं के फॉर्मल आवेशों का योग शून्य होता है। अब विद्युत एक तो उदासीन है तो जाहिर सी बात शून्य होगा ही, अर्थ तथा एक बहुपरमाणु आयन में उपस्थित परमाणुओं के फॉर्मल आवेशों का योग उस आयन पर स्थित आवेश जितना होता है, जितना आवेश होगा उस पर उतना ही वो इसका फॉर्मल आवेश भी होगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बताएं कैसा लगा वीडियो, कुछ समस्याएं हो तो बताइए और अपना रिव्यू ज़रूर दें ताकि मुझे आपकी जो है रिव्यू मिलते रहें। अगर लाइक शेयर ना किया हो तो कर दें प्लीज़, और ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।